अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। महंगाई का एक ऐसा मौजू जिसकी वजह से इस वक्त अपोजिशन हरकत में नजर आ रही है और कल से एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला शुरू हो रहा है और जुम्मे के रोज बाद नमाज जुम्मा कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जाएगा, जिसको कराची में लीड करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक हैं, तो दूसरी जानिब लाहौर में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। और इस वक्त पूरा मूवमेंट इस वक्त इस बात पर है कि जनाब किसी तरीके से हुकूमत को ये बावर कराया जाए कि आप महंगाई को इंतहाई उरूज पे ले जा चुके हैं, जहां पर अब आवाम की बस हो चुकी है और आवाम के पास अब कुछ भी करने को सिवाय एहतजाज के कुछ नहीं बचा है। क्या ऐसा ही है कि आवाम एहतजाज में इन अपोजिशन का यानी उन सियासी जमातों का साथ देंगे जिनसे बार बार उनके खिलाफ भी आवाम एहतजाज के लिए बाहर निकलते रहे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजलुर रहमान आवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो पाएंगे? या इस वक्त वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि हम सब्सिडी देंगे और आवाम के लिए सहूलत के लिए मुख्तलिफ हम इकदाम करने जा रहे हैं? शहबाज गिल की बात सुने तो वो कहते हैं कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सब्सिडाइज करेंगे उन तमाम चीज़ों को जो आवाम जिससे बरह रास्त मुतासर हो रहे हैं और आवाम के लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और काफ लीग जो कि अहम इत्तेहादी हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की, वो भी कुछ खामोश नजर आ रहे हैं। इस खामोशी के पीछे राज क्या है आखिर, ये भी हम जानेंगे। मेहमानों का तारुफ कराता चलूं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कृष्ण सागर साहब, समाजी रहनुमा हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद जमील जिया साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आपका शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं राव इमरान सुलेमान साहब और मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सागर साहब आपसे शुरू करेंगे बात का आगाज। ये फरमाइएगा, महंगाई वाकई है कि इस वक्त जो एहतजाज की एक फिजा कायम हुई है, क्या इस वक्त सही और दुरुस्त वक्त आपको नजर आ रहा है? शुक्रिया वकार भाई, आपने आज हमें दावत दी यहाँ आने की और बड़ा ज़बरदस्त मौजू आपने आज लिया है। देखें, बात यह है कि एहतजाज की जहाँ पर बात आती है तो अवाम को मोटिवेट किस तरीके से ये करेंगे, क्योंकि यही लोग सारे पहले भी आजमाए हुए हैं। अवाम को मोटिवेट करके रोडों पे ले आना, फिर हम एक तरफ कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे पाकिस्तान को। रियासत मदीना बनाने के लिए आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा, आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना पड़ेगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उसके नक्श कदम पे किस तरीके से आप या आपके वज़रा चल रहे हैं। तो अवाम इस तरीके से आराम से इस मरतबा बातों में आके रोड पे, और अवाम के वो हालात भी नहीं है कि अब रोड पे आए, क्योंकि एक दिन अगर एक मजदूर रोड पे आता है तो रात को वो घर क्या ले जाएगा, तो ये भी मजदूर को सोचना पड़ता है। तो बात यह है कि इस वक्त हमें ये बजाय कि हुकूमती रिट को चैलेंज किया जाता है बार बार, इसलिए आप असेंबलियों में जाके फ्लोर पे वो बात करें, पार्लियामेंट में बात करें, वहाँ आप अपना मौक़िफ़ दें। जब आपका वहाँ मौक़िफ़ नहीं होता है कोई, फिर आप आवाम को रंगा के रोडों पे लाते हैं, तो उसमें हमारा और नुकसान होता है। अगर हम मुल्क के मफाद में सोचें तो ये एहतजाज इसका हल नहीं है। दुनिया की जो देखो, दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें अगर एहतजाज होता है तो उसका एक वे होता है। हमारे पास एहतजाज का वे नहीं अपनाया जाता कि किस तरीके से हम एहतजाज करें। एक साइलेंट एहतजाज होता है। अब जैसे कल एहतजाज की काल है, आपको पता है अभी से सारा कराची और लाहौर डिस्टर्ब होने शुरू हो गया है। उसमें नुकसान अल्टीमेटली हम अपना कर रहे हैं। पहले हम अपनी महंगाई और बेरोजगार की चक्की में हमारी अवाम पिस रही है, फिर हुकूमत के पास इस वक्त कोई ऐसा बयानिया हो अवाम को वो सेटिस्फाई करने में भी फेल है। आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो आप कोई प्रोग्राम तो दें, आप प्रोग्राम दें अवाम को कि हमारी अवाम ने इस मुल्क के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी कौम वो अजीम कौम है जो अपने मुल्क के दफा के लिए हर तरह से वो पेट पे पत्थर भी बांध लेगी, मगर आपके पास प्रोग्राम हो, वो सेटिस्फाई हो कि ये आर्जी अगर कोई हम मुश्किल वक्त से निकलने के लिए अगर महंगाई है, ये बूम आया है तो हम बर्दाश्त कर सकती है, मगर आपके पास प्रोग्राम नहीं होंगे और हम मायूस होगी। ये जो महंगाई है इसकी वजह क्या है? क्या जब हम हुकूमती हलकों से बात करते हैं वो कहते हैं कि जनाब कोरोना एक वजह बनी है जिसकी वजह से महंगाई है, तो क्या ये वाकई सच है? नो डाउट, कोरोना के जो 2 साल गुजरे हैं इसमें पूरी वर्ल्ड को जो है हिला के रख दिया है। फिर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इतना बर्दाश्त करें। एक अल्लाह ताला का एहसान है इस मुल्क के ऊपर कि उन्होंने जो कम से कम दुनिया में नुकसान हुआ है वो हमारा हुआ है। मगर हम अवाम की उम्मीदों पे, जो खान साहब की जो बातें थी, उनकी जो स्पीच थी, उनकी जो तौर तरीके थे, जो अवाम को जो एक्सपेक्टेशन थी
बदकिस्मती से मेरे ख्याल से या तो उनको टीम ऐसी नहीं मिली या तो उनके पास पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ तकरीरें थी। अवाम मायूस जरूर है, मगर इस वक्त भी अवाम अगर चाहती है उनको कोई ऐसा प्रोग्राम नजर आए कि चलो आर्जी अगर हम तकलीफ में हैं और हमारे मुल्क की खातिर हम थोड़ी बर्दाश्त करें और आगे हम निकल जाएं इस मुश्किल से, तो वो प्रोग्राम भी नहीं है। इस वजह से मायूसी जरूर है। नजर आएगी तो वो फिर कुर्बानी देने को तैयार है। मोहम्मद जमील साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बार बार एहतजाज की बात तो कर रही है, लेकिन पीटीआई की तरफ भी अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जनाब ये कोरोना एक ऐसी वजह बना था जिसकी वजह से महंगाई है। क्या आप इस वक्त हेल्प करेंगे या एहतजाज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया वकार भाई कि आपने आज जो है अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी जो पिछले जो है तकरीबन जो है 2 दिहाई से जो 2 दफ़ा हमारी गवर्नमेंट गुजरी है, आपने उसमें देखा होगा कि 2008 से 13 और 13 से जो 18 तक, उसमें जो है हमारी जो महंगाई की शरह थी बहुत कम थी। गरीब आवाम जो है वो जो है आराम से जो है वो आटा, चावल, घी, तेल, पेट्रोल, हर चीज़ जो है उनको जो है वो ले सकते थे। वो रोडों पे नहीं आते थे, वो चिल्लाते नहीं थे। आज आप देखें ख़ुदकुशी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा है कि महंगाई की वजह से जो 2018 के बाद जो इमरान खान साहब जो हैं 2018 से पहले जो है हर प्रोग्राम में, हर तकरीर में, जलसे जुलूस में जो है वो कहते थे कि मैं जो है जब आऊँगा गवर्नमेंट में, मैं मुल्क का जो है वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा तो जो है मैं महंगाई को कम करूँगा, गरीबों को रिलीफ दूँगा। लेकिन आपने देखा है कि वो बिल्कुल उसके बरक्स है, उल्टा हुआ है। ये समझ जाएं कि यहाँ जो है गरीबों का जो है वो जीना महाल हो गया है। गरीब लोग जो है आज जो है 2 वक्त की रोटी जो है खा नहीं सक रहे हैं। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है और कोरोना आ जाता तो आप किस तरह टैकल करते? इसी तरह ही होता, फिर महंगाई बढ़ी हुई होती? नहीं देखिए, कोरोना की वजह से ये सब कुछ है। नहीं देखिए, कोरोना की वजह से पूरा वर्ल्ड तो मुतासिर हुआ है। देखिए, मेरा है कारोबार, मेरा मदीने में कारोबार था और मैं खुद 2020 में जो है फरवरी में जो है लास्ट फ्लाइट से जब आया हूँ और मार्च में जो है कोरोना शुरू हुआ है। तो मैं आने के बाद जो है मैं खुद भी जो है अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे जो है उन्होंने कहा था कि जो हमारे टिकट होल्डर हैं, मैं इन्हें 251 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा हूँ 2018 का, तो उन्होंने कहा जो हमारे पार्टी के जो सदर हैं और जो टिकट होल्डर हैं, मेंबर्स इन कौंसल हैं, वो लोग अपने इलाके में अपने गरीबों के पर जो है कोरोना की वजह से जो मुसीबत आया उस पर साथ दें। और सिंध गवर्नमेंट भी जो है सबसे पहले हमारे जो सीएम साहब है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने जो है समझ जाए कि हर ज़िले सतह पे जो है डीसी के मातहत उनके जो है राशन तकसीम का शुरू किया और हम लोग जो जिम्मेदार थे वो हम लोग अपनी तरफ से अलग जो है लोगों में होके। लेकिन देखें, बात यह है कि महंगाई जो है ये इनकी जो पॉलिसी जो गलत है तहरीक इंसाफ की, इस वजह से हुई है। आप ये देखें ना कि इससे पहले जो है हमारे दौरे हुकूमत में जो है जब हमारे आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है सदर थे और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, लेकिन आप देख लें उस टाइम में जो है आवाम जो इस तरह जो है परेशान नहीं थे। लेकिन अभी जो है आवाम जो इस तरह परेशान है कि आपने जो है वादा किया कि बिजली महंगा नहीं होगा, बिजली का बिल फाड़ रहे थे आप पेट्रोल जो है महंगा नहीं होगा, पेट्रोल के जो है हम आएंगे तो पेट्रोल जो है हम सस्ता कर देंगे। लेकिन अभी लोग तो बिल्कुल परेशान हैं। ये कोरोना की वजह से वर्ल्ड पूरा मुतासिर हुआ, लेकिन ये जो है पॉलिसी इनकी सही नहीं, इनके कैबिनेट सही नहीं है तहरीक इंसाफ की, जो हमारे अवाम, जो पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है उनको रिलीफ दे सके। देखिए, सब्सिडी तो दे सकते हैं ना, आप जो है गरीबों के लिए सब्सिडी दें, आप जो है उनको जो है जो चीज़ पे परेशानी अवाम को वो दे। आप आते ही चोर चोर का जो है नारा लगाते रहें कि ये जो है साबका गवर्नमेंट थी वो चोर थी, नून लीग पे आपने उंगली उठाया, पीयूष साड़ी पे उंगली उठाया, लेकिन आज तक आपने किया क्या कौम के लिए? अच्छा, ठीक है, राव इमरान साहब आपकी तरफ भी आता हूँ मैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपसे शुरू करेंगे कि काफ लीग और MQM इस वक्त खामोश बैठे हैं और क्यों खामोश बैठे हुए। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई और महंगाई के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज के हवाले से। राव इमरान सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ पेशगोइयाँ भी कर चुके हैं और वो काफ़ी हद तक पूरी भी हुई हैं। राव साहब, इस वक्त MQM और काफ लीग खामोश बैठे हुए हैं। आपने ये बात हमारे पिछले प्रोग्राम में कही थी कि ये खामोश बैठेंगे और मौके की नज़ाकत का इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं इस वक्त कि कहाँ इस वक्त सूरत हाल जाती है। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैंने आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा था और हूबहू वैसे ही काम चल रहा है इस वक्त। दोनों जमातें इस वक्त एक अच्छे माहौल की तलाश में है कि किसी तरीके से हम हुकूमत से अलग हो जाएं, एक इशारे की तलाश में है। ये दोनों हुकूमतों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये
कभी खुलकर किसी जगह पे हुकूमत नहीं बना सकते कि अपनी हुकूमत ले आए, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके हुकूमत बना लिया करते थे। ये दोनों जमातें धक्के की जमातें हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको साथ मिला लें, 2-4 वजारतें दे दें इनको, तो ये साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन मौक़िफ़ की नज़ाकत से इन्होंने भी मार्केट में निकलना होता है, आवाम में जाना होता है। इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, इस पर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये महंगाई की सूरत हाल 1 साल पहले हुकूमत को मिल जाती तो शायद ये इसी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेते, क्योंकि इस वक्त पब्लिक बहुत गुस्से में है और आवाम जो रिलीफ मांगती है वो उनको मिल नहीं रहा। और जहाँ तक काफ लीग की बात है, काफ लीग मेरा ख्याल ये है कि शायद वो MQM से पहले ही हुकूमत से रास्ते अलग कर ले। और इस वक्त जो एहतजाज की सूरत ज़्यादा पनप रही है वो पंजाब में ज़्यादा इसका लावा पक रहा है, जो कि उस्मान बुज़दार के हवाले से उनको हटाने की भी बातें की जा रही है कि उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक ले है। जिसमें से कोई 22 वोटों का डिफरेंस है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बलूचिस्तान में भी कुछ इसी बलूचिस्तान में भी सूरत है। ये एक सियासी बहरान है और सियासी बहरान का जो असल मरकज है वो मरकज इस्लामाबाद ही है। इस वक्त चारों तरफ सियासी अफरा तफरी फैली हुई, आवाम में बेचैनी है। इस आवाम की बेचैनी को आप और मैं महसूस नहीं करें, सियासी जमातों को भी इस चीज का एहसास है। लेकिन काफली क्योंकि दो वजारतें इनके पास और वो भी MQM को भी इतने खतरात नहीं मिले कि वो ये चाहे वो किसी न किसी बहाने से या तो बल्दियाती इंतखाबात का इशू लेकर आ जाएंगे, मर्दमशुमारी का कोई मामला कर लेंगे, और ये नहीं हो सका तो वो इलेक्शन इस्लाहात के मामले में अपनी टांग डालेंगे कि आपने बंद कमरों में बैठकर ये सारे मामला तय कर लिया, हमें शामिल नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ लीग और MQM की जो खामोशी है ये इत्तफाकी नहीं है, बल्कि ये जानबूझ के जिनके गुज़िश्ता अदवार उठा के देख लें, ये इस बात की अलामत है कि अब मौजूदा इंतखाबात की तरफ हमने जाना है, लोगों से मिलना है। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन की तैयारियों के लिए किसी वक्त भी इस्तीफा दे सकते हैं। अब जैसे देखिए मुशर्रफ साहब का दौर था तो उसमें काफ लीग और मुत्तहिदा कौम इत्तेहादी थी, लेकिन आखिर वक्त तक ये साथ गए थे। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त गवर्नेंस मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर चल रही थी। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और वो इतने मुतहर्रिक थे कि आम आदमी को उनके मसाइल उनकी दहलीज पर किसी न किसी तरीके से मिल रहे थे। वहां पर आवाम के अंदर जाते हुए ये एहसास नहीं था कि यहाँ में जूते पड़ेंगे। लोग खुशहाल थे परवेज मुशर्रफ के दौर में। और आप अंदाजा करें कि 2009 से 2017 तक अगर बात करें तो बल्दियाती जो इख्तियारात थे वो सूबाई हुकूमतों के पास थे, कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इल्जाम सारे मेयर के ऊपर आते थे। लेकिन वहां जो मुशर्रफ साहब का दौर था, ये नर्सरी होती है जमहूरियत की, आवाम को कुछ मिलने के लिए, आवाम के सहूलियात के लिए। लेकिन उस दौर के साथ अगर आप इसका मवाजना करें तो इनको ये एहसास था कि आवाम में हम जाएंगे तो आवाम हमें कुछ नहीं कहेगी, आप और हम लोग खुशहाल थे इस मौजूदा दौर की निस्बत। सही बात है। अच्छा कृष्ण साहब, ये एक आम तौर पे देखने में आई ये बात कि जब भी कोई डिक्टेटर जिसे कहा जाता है और आमिर जिसे कहते हैं वो आता है तो वो जमहूरियत की तरफ जाना शुरू कर देता है, आवाम को सहूलियात फराहम करता है, लेकिन जैसे ही जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो फौरन आमरीत की तरफ चली जाती हैं और ऐसे आमराना इक़दाम उठाती हैं जिससे आवाम को मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। ये क्या वजह है कि इस तरह की जमहूरियत और आमरीत अपोजिट क्यों चल रही है? मेरी नज़र में जिसको सही जमहूरियत कहा जाता है ना, वो जमहूरियत सिर्फ रियासत मदीना वाले कानून के सिवा हो ही नहीं सकती। लेकिन उस पे बातें दोनों करते हैं, चाहे आमिर आता है वो भी करता है, चाहे हमारी ये हुकूमतें आती हैं सियासी लोग ये भी करते हैं, लेकिन दोनों उस बात पे तब तक खड़ा रहते हैं जब तक उनकी गवर्नमेंट आ जाए। जैसे ही वो गवर्नमेंट की डोर संभालते हैं उसके बाद वो जमहूरियत को भूल जाते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई वजीर या कोई हमारा ओहदेदार या कोई सीट पे बैठा हुआ बंदा वो बातें गवर्नमेंट के आने के बाद उसको जमहूरियत नजर नहीं आएगी। वो अपने उसी कारकुन को, उसी वोटर को मिलने के लिए ऑफिस में बाहर 2 घंटे बिठाता है, और जब बातें इलेक्शन की आती हैं, जमहूरियत की करते हैं, तो वो उनके घर भी चले जाते हैं। तो जमहूरियत सिर्फ उस वक्त नजर आती है। फिर जमहूरियत की बात आती है, जैसे अभी आपने देखा, कल की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि हमारे CM साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात की, मैं उसको खुशाइंदा भी कहूँगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो महंगाई का जिन है उस हिसाब से एक मजदूर की तनख्वाह जो है 25,000 से बढ़ानी पड़ेगी। यही इसी पे हम रोशनी डालते हैं। तो हमारे वजीर आज़म अगर कहते हैं कि रियासत मदीना का कानून था कि अगर एक मजदूर की जो उजरत है वो क्या है, 1 तोला सोने के बराबर हो। आज अगर इनको मैं तो खुशाइंदा कर दूं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। ठीक है, इस वक्त जिनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुभान अली साहिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सुभान साहब,
خوش آمدید کہیں گے. یہ فرمائیے گا تحریک شروع ہو گئی ہے آپ کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف اس وقت جو ہے وہ کراچی اور لاہور جو ہے سب سے پہلے یہاں پر احتجاجی سلسلہ شروع ہو رہا ہے, کیا کہیں گے جناب؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے دوستوں نے بات کی جمہوریت کے اوپر, تو یقیناً جو ہے اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں جو ہے جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوا ہے, چاہے کسی کا بھی حکومت رہا ہو. یعنی جو اس کے بنیادی نقطے ہیں, یعنی بلدیات ہو اور بلدیاتی اختیارات ہو منشور کے اندر, یقیناً ہماری بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب حکومتوں میں آتے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. ہم نے تو پچھلے 2013 کے بعد خیبر پختونخوا میں یہ کوشش کی تھی اور ہم کامیاب رہے تھے, اور اس ویلیج سسٹم کے ذریعے ہم نے بڑے ترقیاتی کام اور بنیادی جو حقوق کے وہاں لوگوں تک پہنچائے تھے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے, وہ یقیناً اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی نہیں ہے. اس کے وجوہات کچھ بھی ہو, بین الاقوامی صورتحال ہو, دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہے, اس کے اثرات ہو یا اندرونی معاملات ہو, انتظامی معاملات ہو کہ ریٹ کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے, چاہے کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ ہو, تو یقیناً مہنگائی تو اس ملک کے اندر ہے. اس کے بہت سے وجوہات ہیں, لیکن جہاں تک تحریکوں کی باتیں ہے, یہ تحریکیں جو ماضی میں ملک کو مقروض کر چکے ہیں, ملک کے ادارے تباہ کر چکے ہیں, یہ تحریکیں وہ پارٹیاں چلا رہی ہے. یقیناً عوامی سطح پر ان کے ساتھ جو ہے وہ طاقت عوام کی شکل میں نہیں ملے گی جو کہ ایک اپوزیشن کے ساتھ ہونی چاہیے. سر اس وقت کراچی اور لاہور مین جو اس وقت شہر ہے وہاں پہ احتجاج شروع ہو رہا ہے. احتجاج تو ہو رہے ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس احتجاج کے اندر اگر آپ عام آدمی کی حاضری دیکھ لیں, جیسے تحریک انصاف کی اپوزیشن میں جو ہے جلسوں میں, جلوسوں میں, ریلیوں میں ایک عام آدمی کی حاضری ہوتی تھی, تو وہ حاضری آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آئیں گے. پارٹی کے ورکر ضرور ہوں گے. اچھا, یہ پیش گوئی کر رہے ہیں آپ کے, ایسا ہی ہوگا, آئیے اب پیش گوئی کر رہے ہیں. جی سن کے اندر اگر پیپل پارٹی کوئی جلسہ کرتی ہے تو 13 سال سے یہاں موجود ہے, اور اگر باقی سیاسی پارٹیاں کراچی کے اندر احتجاج کرتی ہے تو یقیناً ان کے بھی اپنے سیاسی ورکر جو ہے وہ موجود ہے. کچھ بچے مدرسوں سے بھی لے آتے, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں عام آدمی ان کے ساتھ نہیں نکلے. ٹھیک ہے, عام آدمی ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جو آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. محمد جمیل صاحب, یہ اس وقت احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں, لوگ تو آپ نکال نہیں پائیں گے. سبحان علی ساحل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, سبحان علی ساحل صاحب جو کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے پچھلے حکومت پہ جو جس طرح ڈال رہے ہیں, یہ شروع سے ان کے جو قائدین ہیں وہ ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ ایک بات بتائیں کہ 70 سال ہمارے ملک کو ہو گیا, پاکستان کو. آپ 70 سال کا حساب دیکھ لیں کہ 25,000 ارب جو ہے 70 سال میں جو ہے ملک پہ قرضہ ہے, لیکن ابھی جو ہے آپ دیکھیں 45,000 ارب ہو گیا. آپ دیکھیں 3 سال میں کتنا بڑھ گیا. تو آپ یہ خود دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور 70 سال میں جو ہے ہم نے کتنا قرضہ لیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز ایسی رہیں جس کی وجہ سے اب ان کے اوپر بڑھا نہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے, ورلڈ بینک سے نہیں لیں گے. آپ ان کے جو ہے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب تو بہت بڑی بڑی دعوے کر رہے تھے, لیکن آپ دیکھیں وہ کہاں گئے. انہوں نے ورلڈ بینک سے بھی لیا ہے. اچھا, تو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, آپ پبلک نکال لیں گے؟ بالکل پبلک نکلے گی. دیکھیں عام لوگ بالکل مجبور ہیں. آپ دیکھیں عام لوگ پریشان ہیں, بالکل گھروں پہ آپ جائیں, گھروں پہ دیکھیں آپ خواتین کس طرح پریشان ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پبلک کا آپ نے نکال لی تو اس کے بعد گھر بھیج دیا ہم نے پی ٹی آئی کو, اس کے بعد کس کو منتخب کریں گے؟ دیکھیں, ہمارا جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ہے وہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہے غریبوں کو ریلیف دیں. ہمارا جو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے بی بی شہید کے ٹائم میں جو ہے ہم جو ہے عوام تک جو ہے مہیا کرتے تھے, اسی طرح ہم کریں گے. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب پی ٹی آئی نے اتنی زیادہ مسائل کریٹ کر دیے تھے کہ اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے, اور یہ مہنگائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, دیکھیں سہولت پیدا کر دی ان تمام حکومتوں کے لیے جو ان کے بعد اگر آئیں گی, اگر پی ٹی آئی نہیں آئی تو.
دیکھیں پی ٹی آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آئے گی بھی نہیں، کیونکہ اچھا۔ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہے وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مسترد کر دی صحیح ہے، ہے۔ کیونکہ اس نے جو ہے اپنے آنے کے بعد جو انہوں نے جو ہے اپنے تمام وعدے جو ہے وہ عوام سے جو کیے تھے انہوں نے کیا نہیں صحیح ہے۔ ہے، تو عوام تو اب بیوقوف بنیں گے نہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی یہ جیسے پنجاب میں جو ہے لوکل باڈی الیکشن کا جو ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے یہ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہاں جو ہے ان کو جو ہے سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوکل باڈی الیکشن میں جو ہے ہار جائیں گے، وہاں کے عوام جو ہے وہ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو وہاں سے جو ہے ون کرائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں آج جو ہے اتنا لیٹ جو سپریم کورٹ نے جو یہ ایکشن لیا ہے، جو تحقیقاتی جو ہے اپنا وہ جو ہے بیٹھا دیا ہے، بینچ بیٹھا دیا ہے، یہ سپریم کورٹ کو تو پہلے ہی کرنا چاہیے تھا کہ چلیں وہ یہ تو ایک عدالتی بینچ معاملہ ہے کرنا کہ چاہیے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں اور کس وقت مناسب سمجھیں گے، وہ تو ایک چیز ہے۔ راؤ عمران صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اب پیٹرول اور گیس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، 3 روپے یونٹ سے زیادہ جو ہے وہ کراچی کے شہری اب دینے پہ مجبور ہوں گے، تو یہ مہنگائی آخر رکے گی کہاں جا کے؟ سر جو سکون ہے وہ تو قبر میں ہی ہے نا، جی تو وہی جا کر یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ بالکل، میں سبحان صاحب سے تو پوچھیں گے کیا سبحان علی ساحل صاحب کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنا کہ الیکٹرک کو بھی یہی مشورہ دے کہ 10 روپے جو ہے نا بڑھا دے، 3 روپے 46 پیسے کی بجائے، صحیح ہے، اور پھر عوام سے کچھ لے کر دکھائیں۔ ان کی جیبوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جتنا مرضی چاہے نچوڑ لے، آخری خون کا قطرہ تک نچوڑ دیا عوام کے لیے ایک بڑا مسائل ہے۔ اچھا سبحان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور آپ سے اس کا جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے خلاف کیے جانے والے احتجاج کے بارے میں، لیکن اس احتجاج کے بارے میں جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے احتجاج میں کچھ گڑبڑ کی تو سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ دوسری طرف آج ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جمعہ کھیل رہے ہیں، یعنی کہ ہر جمعے کو ایک احتجاج کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ سبحان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسے میں کیا عوام کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے یا اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینے چاہیے؟ ہو سکتا ہے عوام اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک تو پہلے جو پیپل پارٹی کا جو نمائندہ بیٹھے ہوئے ان کو جواب دے دوں جی کہ کیونکہ بڑی لمبی چوڑی تقریر بھائی نے کی، جی سر آپ فرمائیں۔ تو میں یہ کہوں کہ 13 سال پیپل پارٹی کی سر کے اندر گورنمنٹ ہے اور یہاں روٹی کپڑا مکان کہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے، اور تر کے بچوں کو یا جو ہے دادو کے لڑکانہ کے سکر کے جیکب آباد کے لوگوں تک جو ہے یہ روٹی کپڑا پہنچا چکے 13 سال کے اندر، وہ بھی سن کے لوگ دیکھ رہے۔ اور جہاں تک کراچی کی صورتحال ہے تو یہاں تو واٹر بورڈ جو ہے وہ ٹینکروں کے ذریعے لوگوں کو پانی بیچ رہے، اور یہاں پر تو کے ڈی اے کا جو ہے ڈی جے وہ بلا اس کو کمیشن دیے بغیر جو ہے چارج نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ چھوڑ دے، پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے، اور یہ کوئی 88 کی جو ہے نا 88 کا پاکستان نہیں ہے، یہ اس جدید دور کا پاکستان ہے۔ لوگ سب چیزوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مہنگائی ضرور ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور یہ جو کہہ رہے کہ جی قرضے لیے گئے، تو اگر آپ اپنے دور حکومتوں میں قرضے واپس کر لیتے، اگر آپ 88 میں آئی ایم ایف میں نہیں جاتے بے نظیر کی حکومت میں، تو یقیناً جو ہے آج آئی ایم ایف جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط نہیں ہوتا۔ آپ اپنے دور حکومتوں کے قرضے تو واپس کر لیتے تو یقیناً کوئی دوسری گورنمنٹ آئی ایم ایف میں نہیں جاتی۔ سر اصل میں تقابلی جائزہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس سے زیادہ قرضے لیے اور کتنے۔ نہیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کتنے قرضے واپس کیے گئے ہیں، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا، قرضے واپس بھی تو کیے گئے، اگر لیے گئے ہیں تو واپس بھی کیے گئے نا۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نکالنے میرے ساتھ ایک پروگرام میں سارے بیٹھ جائے، جو یہ اپنے دور حکومتوں میں قرضے لے چکے اس میں سے کتنے قرضے انہوں نے واپس کیے، اور جو ہم نے لیے اس میں ہم نے کتنے قرضے واپس کیے۔ اچھا یہ فرمائیے، یہ میری بات آپ سن لیں سر، میری بات آپ سن لیں، اور جہاں تک مہنگائی کی صورتحال ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا میں اگر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں کون سی سستی ہوگی؟ ہاں اس کے اوپر جو ٹیکسز ہے
अगर उसमें गवर्नमेंट ने कमी की हो और अपना हुकूमत का मुनाफा कम रखा हो सही। तो यकीनन सर, उसको भी सर बात देखना ये है कि पड़ेगा। देखिए इस तरह की जो सूरत है, अभी आप शेख रशीद का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी शौकत नहीं, मैं शेख तरीन रशीद का भी देखिए जवाब देखिए देता शौकत हूं। तरीन की भी बात सुन लें कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त खत्ते में सबसे कम इस वक्त जो है पाकिस्तान में कीमतें, इंडिया का हवाला दे दिया उन्होंने कि 200 रुपए लीटर वहां पे पेट्रोल जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो जनाब ईरान का हवाला क्यों नहीं देते जहां पे 8 से 10 रुपए पर लीटर फरोख्त हो रहा है? नहीं बिल्कुल, हम सबका जो है ना ईरान पैदावार है बहुत ठीक पेट्रोल है, का। बिल्कुल सही है, लेकिन अब कहाँ 10 देखिए रुपए सुन पर लेना, लीटर है? आप उस मुल्क का मुझे मिसाल दे रहे हैं जहाँ से पेट्रोल पैदा नहीं हो रहा हो। ये तो ईरान खुद अपना सर वो पूरे खत्ते के कह रहे हैं पेट्रोल ना। खुद पैदा कर रहे और बहुत से ममालिक को दे भी रहे। सही है। इस बात को आप अलग रखें, लेकिन ठीक है। जिस ममालिक का हम जो है ना हवाला देते तो यकीनन उसके अंदर जो है कीमतें बढ़ी हुई है, सही। हमारे यहाँ कीमतें कम है उसके मुकाबले में। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि वो जो आम आदमी की जो मेयार है, यानी इक्तिसादी तौर पर जो उसको हमने आगे की तरफ लेके जाने, यकीनन उसमें कमजोरियां हैं, उससे सही। इनकार हम नहीं कर सकते। ठीक है सर। लेकिन उसके वजूहत ये है कि सनतें तबाह करके ये छोड़ चुके इस मुल्क के अंदर। सर आज बात ये कि एक क्या भी अगर कोई सनत आप एहतजाज मुझे के लिए बता दें, निकलेगा तो आप उसको स्टील डराया मिल उठा जाएगा? लें। सर क्या डराया जाएगा? कोई एहतजाज पे निकलेगा कि नहीं, अगर कोई कानून एहतजाज हाथ का में मकसद जी। ये नहीं है। एहतजाज की आड़ में अगर सियासी पार्टियां अपना कोई एजेंडा पूरा करना चाहती है, कोई अनारकी फैलाना चाहती सही। है, कोई इंतशार की तरफ जाना चाहते ठीक है। तो यकीनन तो उसके लिए कानून जो है ना वो हरकत में आएगा। कानूनी चीजें जवाब ले मौजूद लेते हैं। हैं। सर, जवाब लेकिन ले लेते हैं। एहतजाज से कोई इनकार नहीं कर जी रहे, ना जवाब ले किसी लेते हैं। एहतजाज मोहम्मद का- जमील साहब, ये आप अगर कानून को हाथ में लेंगे तो फिर तो जनाब वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप एहतजाज कर सकते हैं लेकिन एक दायरे में कीजिएगा। देखिए काबिल एहतराम ये सुलेमान अली साहब जो कह रहे हैं कि अगर ये बैठ के आपस में हमारे साथ जो है बैठ के तज़किरा करना चाहते हैं मुल्क के हालात पे, पीटीआई और पीपल्स पार्टी पे, तो मैं इनके साथ तैयार हूँ। ये बैठ के जब चाहें ये जो है इस बेसिकली वो ये पे वो कह कर रहे हैं लें। कि इतना कर्जा आप लोग ले चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, इस वजह से इस वक्त क्राइसिस ज्यादा है। नहीं देखें, वो जो है हमने कर्जा लिया, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने कर्जा लिया, लेकिन हमने आवाम को तो जो है वो जो अभी जो बोझ आपने डाल दिया है महंगाई का, उस तरह तो नहीं है। अभी लोग जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को जहर दे दे रहे हैं, खुद भी जो है खुदकुशी कर ले रहे हैं, इस तरह तो नहीं था पिछले दौर में। अच्छा सुभाष साहब ने एक और बहुत अहम नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि क्या 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने ऐसे इकदाम कर लिए कि अवाम खुशहाल है? बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, 13 साल पे इस तरह आवाम रोडों पे नहीं थी जिस तरह अभी है, ठीक है। इससे पहले जो है आटा जो है हमारे जो है 40 रुपए किलो 30 रुपए किलो थे, आज आटा जो है 80 रुपए किलो है। शुगर जो है हमारा 60 रुपए किलो था, आज जो है 120। वैसे आपकी गवर्नमेंट जो आई थी वो मुशर्रफ साहब के बाद आई थी, तो बहुत बड़ा फर्क हमें नजर आया था कि सर मेरी कहाँ महंगाई जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में ज्यादा बढ़ी थी मुशर्रफ साहब के दौर में, और फिर जब नून लीग का दौर आया तो और बढ़ गई थी। तो देखा जाए तो मुशर्रफ साहब के दौर के हिसाब से आप देखें तो आप लोगों ने तो महंगाई की है। नहीं सर, बात यह है कि सुलेमान अली सागर साहब ने जो कहा है कि वो जो है ईरान में पेट्रोल के हवाले से, मैं उनका बात पहले कर लूँ। सुभान अली साहिर साहब, हाँ, सुभान अली साहिर साहब जो है उन्होंने कहा है, देखिए हमारे मुल्क में गन्ने की पैदावार बहुत है। आप ये देखिए शुगर माफिया जो है किनका है? पीटीआई के हैं। जहांगीर तरीन किसके हैं? पीटीआई के हैं। बहुत सारे वो हैं। आज ये शुगर जो है 60 रुपए से जो है 110 से 105 पे क्यों गया? सही, ठीक है, पैदावार तो हमारे मुल्क की है ना। अगर ये जो है ईरान का कह रहे हैं कि पेट्रोल ईरान की पैदावार है, तेल की पैदावार है और वहाँ जो कम कीमत है, हमारे यहाँ जो है पैदावार नहीं है तो ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ जो पैदावार है उसकी कीमत क्यों ज्यादा आपने कर दिया? ठीक है, आपने आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दिया। कृष्ण साहब, क्या वजह है कि इस वक्त अगर जब भी सियासी जमातों से सवाल जवाब करें तो वो पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं और ये तकाबली जायजा जो है दूसरे मुल्कों से करने लगते हैं? देखो यार, मैं तो हमेशा मैंने देखा है इस कितना अजीम ये मुल्क है हमारा। मैंने देखा है जब भी कोई पार्टी आती है, वो जिसका भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सियासी स्कोरिंग की बातें हम करते हैं। वो कहता है इसने ये किया है, वो कहता है इसने ये किया है। कभी हमने ये नहीं सोचा है कि इस अजीम मुल्क के लिए हम साथ में मिलकर क्या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बैठ सकते हैं? क्या हमारे पाकिस्तान में ऐसे दिमाग नहीं है जो हम इम्पोर्टेड लोग लाते हैं, कोई वजीर खजाना लाते हैं, कोई क्या लाते हैं, कोई क्या लाते हैं? क्या हमारे इस मुल्क में टैलेंट की कमी है? क्या हम निचली सतह पे अपने इक़्तिदार को दे के और ग्रास रूट लेवल पे अवाम के मसाइल को पार्लियामेंट में ले जाएं, असेंबलियों में ले जाएं, वहां पर उस मसाइल पे मिल बैठ के किस हुकूमत के किसी भी आप वजीर से, किसी भी एमपी या किसी एमएलए से पूछो, आप कभी अवामी मसाइल पे साथ बैठे हो?
कभी भी नहीं नजर आए होंगे आपको। देखें, आपको मुआशी पॉलिसियां जोड़नी पड़ेंगी। यहाँ पर ऐसे लोग हैं, आप हमारी यूथ में भी ऐसे लोग हैं। हम मसले देखें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दुनिया में वाहिद हल है आपके मुआशी हालात ठीक करने का। आपकी स्टील मिल तबाह है, आपका सिविल एविएशन तबाह है, आपका PIA तबाह है, आप जिस इदारे को देखो आप खसारे में हो। खुदारा इस मुल्क पे रहम करो, अब वो वक्त नहीं है। अवाम अगर निकलेगी तो ये जो मैं तो कहता हूँ, अवाम अगर निकली तो सिर्फ अपोजिशन के साथ अगर निकली तो भी अपोजिशन के ऊपर भी क्राइसिस आएगा और हुकूमत के ऊपर भी क्राइसिस आएगा। अपोजिशन ने भी कोई इतना अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा इमरान साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें 25,000 से जायद तनख्वाह करना पड़ेगी, मुराद अली शाह साहब कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 25,000 से ज्यादा तनख्वाह करने के लिए पाकिस्तान के पास इतना पैसा मौजूद है, या हुकूमतों के पास, सिंध हुकूमत के पास? सर वो तजवीज़ थी है उन्होंने, और कहने में और अमल करने में बड़ा फर्क है। कुछ दिन पहले एहतजाज था, सफेद लाठी का दिन था। सही है। तो वो लोग पता नहीं कितने दिनों से एक एग्रीमेंट हुआ था उनका नौकरियों के लिए, और वो सिंध असेंबली के बाहर बैठे हुए थे, और उनके साथ भी इरादा इन्होंने फरमा लिया था कि मारधाड़ की जाएगी, उनको उठा के इसी तरह फेंका जाएगा जैसे टीचर्स के साथ किया गया था, उस्ताद कराम पे तदलील की गई थी। तो उस दिन भी उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि हमारा एक कोटा है वो हमारा रखा जाए नौकरियों के हवाले से। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये दुनिया तो नहीं देख सकते, इनकी तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर भी टैलेंट होता है। कोटा गवर्नमेंट ने रखा, वो नहीं अदा कर सके, फिर ये दूसरे लोगों के लिए क्या 25,000 रुपए की बात करेंगे। यहाँ पर सिंध की बात करें तो यहाँ भी सोमालिया से बदतर हालात हैं। अंदरूनी सिंध में आप चले जाए तो तौबा के सिवा कोई नहीं कर सकते। माए बच्चों को हॉस्पिटल के बाहर जन्म दे रही है, और लाशें जो है मोटरसाइकिलों पर लेकर जा रहे हैं। तो 1300 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर बिठा रखा है। आप अंदाजा करें कि बड़ी बदतर सूरत हाल है। एम्बुलेंसों में पेट्रोल नहीं, अगर खड़ी है तो खटारा बन के खड़ी हुई, डॉक्टर्स नहीं है, लोग मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है लोगों के पास। तो अंदरूनी सिंध की तो बड़ी बुरी हालत है। बल्कि नवाब शाह का नाम बेनजीर आबाद रखा, लेकिन उसको तकदीर नहीं बदल सके, उसको बेनजीर नहीं बना सकी गवर्नमेंट, यानी कराची को या बेनजीर आबाद जो नाम रखा था उसको कम से कम 25,000। देखिए सर, एक जुमला है, बिल्कुल वैसी जुमला है जैसे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान दूंगा। ये इतना ही बड़ा खूबसूरत है। अब जिस दिन अमल दरामद हो जाएगा तो मुझे बुला लीजिएगा। 25,000 सर ये ले तो सकते हैं, दे नहीं सकते। सुभान अली साहिल साहब, क्या समझते हैं आप कि 25,000 रुपए कम से कम तनख्वाह जो रखी गई है उससे भी ज्यादा करना पड़ेगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल होना चाहिए सर जी। और ये जो वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट को, दोनों को, मैंने पहले कहा आपसे कि लोगों की जो माशी सूरत याद है उसको हमने आगे लेके जाना होगा, उसके लिए मौके पैदा करने होंगे हमसे। तो 3 साल की जो है ना, वो सारे दोस्त जो है कारकर्दगी मांग लेते, और 3 साल की दोहरी हुकूमत से सारे हिसाब किताब मांग रहे, तो हम इसलिए माजी का हवाला देते कि 3 साल के अंदर अगर आप तामीराती कारोबार देख ले तो उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। आप अगर ज़राअत के शोबे में चले जाए तो किसानों को बहुत फायदा हुआ है, और ऐसे बहुत से खैबर पुख्तनख्वा के अंदर हम 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कार्ड, सेहत कार्ड दे चुके, हेल्थ कार्ड, जो एक गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज करा सकते। इस तरह हम एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों तक जो है कुछ ना कुछ पहुंचा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पॉलिसियां नहीं बना रहे या हम पॉलिसियों या मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने की तरफ नहीं बढ़ रहे। माजी का हवाला हम इसलिए देते कि ये बड़े बढ़ चढ़ कर जो है ना, पीपल पार्टी का तो सवाल ही नहीं बनता है कि ये हमसे जो है ना जवाब मांगे, क्योंकि ये पहले 13 साल से जो है ना अपनी दोहरी हुकूमत का, जो सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, जैसे भाई ने कहा है कि अंदरूनी सिंध का बुरा हाल है, मैं तो कह रहा हूँ कराची के अंदर जो इनके वोट है जहाँ से ये मुंतखब हुए हैं, मैं आपको एक हवाला कादर पटेल साहब का दे दूंगा। पिछले 2008 के हुकूमत में जो है ना RO प्लांट लगाए थे और 50-50, 60-60 करोड़ से ज्यादा उसके ऊपर खर्च किए थे। आज उसमें से एक बूंद पानी वहाँ मुकामी लोगों को नहीं मिल रहा है, उनकी मशीनरी अभी उन्होंने बेच दी है, जो वहाँ पर लवाजमात थे वो भी बेच चुके। तो इनका जवाब बनना जो है वो मेरे ख्याल से जो है ना नहीं बनता है। इनका सवाल ये पंजाब में जो है ना एक काउंसलर नहीं जितवा सकते हैं, ये पंजाब के अंदर इनके साथ जो है ना लोग ही नहीं है, पंजाब में ये खत्म हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सन के अंदर इनकी आपके जो इत्तेहादी हैं काफ लीग है या MQM है, वो बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ सर्द मोहरी कुछ नजर आ रही है आपको, या अलहदा होने की तरफ वो पड़तोल रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा इत्तेहादी है, हम इत्तेहाद में है, हमारे साथ है।
اور باقاعدہ لیکن طور پر لیکن وہ اتنا ہمارے ہر اچھے برے میں وہ ہمارے ساتھ جی یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ اتنا بوجھ لے کر عوام میں جا سکیں گے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو بار بار حکومتوں میں کہیں نہ کہیں حصہ بنے، آپ پہلی دفعہ ہیں مگر وہ حصہ بنتے رہیں، عوام میں جائیں گے، کیا وہ اتنا دیکھیں یہ ساری پارٹیاں سمجھتی ہے، یہ جو آپ کے ساتھ جو ہے نا پیپل پارٹی کے دوست بیٹھے ہوئے یہ تمام پارٹیاں بہت اچھی طریقے سمجھ رہی ہے اس بات کو کہ بین الاقوامی سطح پر چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہے، اور ہمارا جو ہے یہ چینی کی بات کر رہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے شوگر ملز جو ہے وہ زرداری صاحب کے اور ان کے پارٹنروں کے ہیں، اور جہاں سے جو ہے نا پیسے کا ناجائز ٹرانسفر ہوا ہے اور پاپڑ والے اور ریڑھی والوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، تو یہ ساری سیاسی پارٹی بھی جانتی ہے اور اس ملک کا جو ہے وہ نوجوان ہر ذی شعور آدمی بھی جانتا ہے کہ یقیناً اس وقت مہنگائی ہے لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ اچھا سر جان لیتے ہیں جمیل صاحب سے، یہ بتائے گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ سکتی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر جو ہم احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی چاہے تو پی ڈی ایم کا حصہ بن سکتی ہے، مگر اعتماد بحال کرنا ہوگا، تو آپ کیا پی ڈی ایم کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے پی ڈی ایم کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے تو میں یہ پہلے جی ان کا جواب دے دیں، اس کے بعد پھر اس سوال کے بعد ہمارے جو ہے راؤ عمران سلیمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اندرون سندھ میں بہت برا حال ہے۔ دیکھیں ہمارے ابھی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہدایت کے بعد ہمارے اندرون سندھ میں جو میڈیکل کے جو حالات ہیں ہاسپٹل کے وہ بہت بہتر ہے، کافی حد تک ہے۔ آپ میڈیا پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب کے بہت زیادہ اور کے پی کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں کہ وہاں کے حالات بہت ابتر ہیں۔ پنجاب جو ہے بہت بڑا ہے۔ اب ہمارے سین میں جو ہمارے جو منسٹر ہیں ہیلتھ منسٹر عذرا پلیجو صاحبہ وہ جو ہے سمجھ جائیں کہ دن رات جو ہے کام میں جو ہے مصروف ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کوئی ہیلتھ کارڈ نہیں لا رہے یا اس طرح جی ایک ہاسپٹل کا دادو نواب شاہ میں کہیں جس میں بہت زیادہ اچھائی آئی ہو، کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی ہو۔ ایز اے میں کراچی سے وابستہ ہے میرا، اب آپ کو سول ہاسپٹل پہ جو ہے آپ ابھی دیکھ لیں کارکردگی بتائیں۔ دیکھیں عباسی شہید ہاسپٹل میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 20-25 سالوں سے جو ہے ایم کیو ایم کا جو ہے وہ یرغمال ہوا ہوتا ہے عباسی شہید اسپتال، لیکن ابھی دیکھیں ابھی حادثے کے دیکھیں ابھی 3 ماہ ہوا ہے، ہمارے ایڈمنسٹر صاحب جو ہیں ہمارے مرتضی وہاب صاحب جو ابھی آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے بہتر وہ کریں گے، جس طرح ہمارے سیول میں جو ہے ابھی ٹراما سینٹر جو ہے بلاول صاحب نے بنایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایڈمنسٹر صاحب جو ہے مرتضی وہاب صاحب جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے عباسی شہید اسپتال کو بھی بہتر کریں گے، اور وہ جو ابھی جو بھی وہاں کی پریشانی ہے عباسی شہید اسپتال کی، کیونکہ ہمارا قائدین سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم نے عباسی شہید اسپتال کو اجاڑ دیا ہم اس کو بہتر کریں گے۔ سر ویسے انہوں نے تو بہتر کیا تھا جب مصطفیٰ کمال ان کی پارٹی میں تھے تو اس میں تو عباسی شہید اسپتال بہتر ہوا تھا، دور میں عباسی شہید بہت اچھا چل رہا تھا، بہت بہتر ہوا تھا۔ نہیں معذرت کے ساتھ پیناڈول کی گولی میسر نہیں ہے سر، آج سے 15-20 دن پہلے ایک عارف ہاشم نامی لڑکا لیاقت آباد میں ایکسیڈنٹ ہوا اس کا، تو اس کو جب عباسی میں لے کر گئے تو انہوں نے ریکمینڈ کر دیا جناح میں، تو جناح والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم عباسی شہید کا پیشنٹ نہیں لیتے، معمولی سا زخمی تھا وہ، خون بہتا رہا اور ان کی آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ دیکھیں سلیمان بھائی میں ان کو بتاتا چلوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں عباسی ہاسپٹل میں جو ٹوٹل اسٹاف ہے وہ ایم کیو ایم کی بھرتی ہے، جتنا لاکھ چاہے سنگھ گورنمنٹ کر لے۔ دیکھیں میری بات سنیں، وہ جو ہے وہاں پہ تو کچھ نہ کچھ تو ایسے اقدامات 13 سال سے ہم نہیں ہیں، ابھی وہ منع کرتے ہیں یا مشین وہاں وہ سمجھ جائیں کہ اسپتال جو ہے وہ سندھ میں ہے کہ نہیں ہے، بالکل ہے، کراچی میں ہے۔ دیکھیں کراچی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بھی آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں پانی کا ایشو بتایا، انہوں نے کہا قادر پٹیل صاحب کا نام لیا، کراچی میں جس طرح پانی کا کام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمارے جو وزیر بلدیات ہیں ناصر حسین شاہ صاحب وہ جو ہے شب و روز لگے ہوئے ہیں، بالکل 24 گھنٹے جو ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں، یہ تو دیکھیں ہماری ایک قیادت جو ہے، نہیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری قیادت جو ہے جو اوپر لیول پہ جو بھی فیصلہ بہتر ہوگی ملک کے بہتری کے لیے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کرشن صاحب، اس وقت جو اپوزیشن احتجاج کرنے کی طرف جا رہی ہے، لگتا ہے آپ کو کہ کچھ تبدیلی لا پائیں گے یا صرف یہ ایسے ہی بس؟ دیکھیں بھائی جان، تبدیلی کے نعرے سے تو عوام اس وقت ویسے خفا ہے،
तब्दीली का नारा जो सुनते हैं तो आवाम घरों से नहीं निकलेगी। सही है। बाकी कराची की बात चल रही थी, कराची ने मेरे ख्याल से जो इस वक्त ठीक है पीपल्स पार्टी ने काम किया नहीं किया, मगर कराची ने जो गवर्नमेंट को अभी है उसको जो इज्जत पीटीआई को दी, इस वक्त कराची का जो पूरे देखें इस मुल्क का बैकबोन कराची है जी। उसकी हालत ये है कि हम बिजली पे बातें कर रहे हैं, एजुकेशन पे बातें कर रहे हैं, पानी पे मेरे ख्याल से ये कराची जो है ना वो पेरिस बनना चाहिए जो रेवेन्यू देता है, मगर हम इसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कराची के लोग फैसला करेंगे कि वो किसके साथ हैं। ठीक है, अच्छा क्या अपोजिशन इस वक्त फैसला करवाने में कामयाब हो जाएगी? राव सलेमान साहब 30 सेकंड है, मुख्तसर किस चीज के फैसले? क्या इस वक्त महंगाई के खिलाफ जो निकली है अपोजिशन वो फैसला कर लेगी सड़कों पे? जी देखिए, फैसला तो ये देखें सुभान अली साहब खुद जानते हैं कि ये भी इसी फैसले के लिए सड़कों पर निकले थे। इस्लामाबाद में 126 दिन तक इनका रखा, तो पब्लिक के जरिए ही एक वाहिद जरिया है जो पब्लिक को बाहर निकालने का। महंगाई इस कदर है तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी जैसे इन्होंने कहा नहीं जाएगा, मैं समझता हूँ कि आवाम जरूर निकले। ठीक है सुभान साहब 30 सेकंड है, ये फरमाइएगा क्या इकदाम करने जा रहे हैं? अब आपके पास टाइम भी बहुत कम रह गया, 1.5 साल रह गए, इसमें क्या इकदाम करेंगे आवाम मुतमईन हो जाए? के 4 पे अरबों रुपए खर्च किया गया है सिर्फ नक्शे पे, डिजाइनिंग पे। वो वफाक अपनी जिम्मेदारी ले चुके, कराची को पानी दे रहे। कराची के अंदर हमारे एमएनएस जो है वो वफाकी फंड से बाकायदा इलाकों के अंदर तरक्याती काम कर रहे, जो कि हमारा काम नहीं है वाटर बोर्ड और सेवरेज का, लेकिन वो हम कर रहे। 6 ब्रिज हम बना चुके, बड़े नाले हम इनको पैसे दे के साफ करा चुके हैं। अरे इनका नियत ही नहीं है काम करने का बॉस। और जहां तक महंगाई है इंशाल्लाह इसको दूर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसको दूर करेंगे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया सुभान अली साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था और इसके साथ जनाब राव सलेमान साहब, मोहम्मद जमील साहब, कृष्ण सागर साहब और कृष्ण सागर साहब 30 सेकंड आपके पास, अगर आप लास्ट कमेंट कोई करना चाहें। सर मैं कमेंट ये करना चाहूँगा कि इस मुल्क पे रहम करें, सारी जमायतें मिलके अगर हम रियासत मदीना पे जाएं तो मेरे ख्याल से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे रोशनी डाल के इस मुल्क को हम संभाल सकते हैं और माशी पॉलिसियां सही करके ही हम तरक्की कर सकते हैं। हम मजहब कार्ड्स के साथ तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है जनाब कृष्ण सागर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम 2 का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। वक़ारुल हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।